हम लोग का जो शरीर है पूरे कोशिका से मिल करके बना होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक दीवार जो होता है ईंट से मिल करके बना होता है, उसी तरह से हम लोग का पूरा शरीर कोशिका के मिलने से बना हुआ है। शरीर का एक छोटे से मांस के टुकड़ा को भी अलग करेंगे, उसमें भी बहुत सारी कोशिका होती है। कोशिका प्रतिदिन हमारे शरीर में लाखों कोशिका बनते हैं और मरते हैं। कोशिका के भीतर ही सेंट्रोसोम होता है जो कोशिका को बनाने या कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिका निर्माण करता है। शरीर पर कभी गंभीर चोट लग जाता है तो उस जगह की कोशिकाएं मर जाती है और उस जगह का रंग लाल या काला हो जाता है। फिर आसपास की कोशिका उन मरे हुए कोशिका को नष्ट करके पुनः नए कोशिका उस जगह पर बना देता है, उसके बाद वह जगह ठीक हो जाता है। हम लोग देखते हैं घाव जो होता है वो थोड़ा गड्ढा होता है और जब वो छूट जाता है तो पूरा प्लेन हो जाता है। आखिर उसमें एक्स्ट्रा मांस आता कहाँ से है जिससे वो भर जाता है? तो ये कोशिका के विभाजन से ही उस जगह पर कोशिका का निर्माण होकर के वो पूरा तरह से भर जाता है। ब्रेन के कोशिकाओं में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, जिसके कारण जब कभी ब्रेन में गंभीर चोट लग जाता है तो वहाँ की कोशिका मरती है तो वहाँ पर नया कोशिका बनता ही नहीं है, जिसके कारण वह मरी हुई कोशिका ट्यूमर के रूप में जमा रहता है। फिर डॉक्टर उसे ऑपरेशन करके बाहर निकालता है। अगर ट्यूमर को बाहर नहीं निकाला जाता है तो रोगी का मौत हो जाता है। कैंसर कोशिका से संबंधित होता है, जैसे मुंह का कैंसर समझते हैं। मुंह में जब गुटखा या खैनी को खाते हैं तो वह जो है मुंह के कोशिका को मार देता है, फिर सेंट्रोसोम उस जगह नया कोशिका बना देता है, फिर खैनी खा करके उस जगह की कोशिका को मार देते हैं। इस तरह से क्रम जब चलते रहता है तो सेंट्रोसोम असीमित मात्रा में कोशिका बनाने लगता है। जब शरीर में कहीं भी असीमित मात्रा में कोशिका का निर्माण होने लगे तब इस स्थिति को कैंसर कहते हैं। तब कैंसर के इलाज में डॉक्टर कीमियोथेरेपी के द्वारा एक्स्ट्रा बने हुए कोशिका को मारता है। इस कीमियोथेरेपी विधि से शरीर पर इतना प्रभाव पड़ता है कि कैंसर से पीड़ित रोगी के सर का बाल उड़ जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मतलब विज्ञान की जिस शाखा में कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। लगभग 16 ईस्वी के बाद विज्ञान के क्षेत्र में काफी रिसर्च होने लगे। तब 1665 ईस्वी में ही कोशिका का खोज किया गया था। वह मिलित कोशिका था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में, लेकिन ये कोशिका जो था मिलित कोशिका था। 1665 से 9 साल के बाद 1674 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक हुए, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। उसने जीवित कोशिका का खोज किया। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया। इन दोनों ने तो सिर्फ ये बताया कि शरीर में कोशिका होती है, एक ने मृत कोशिका, उसके बाद एक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया। लेकिन दो वैज्ञानिक हुए, स्लाइडेन और स्वॉन। उन्होंने साबित किया कि पौधे और जीव जंतु का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। मतलब उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वॉन ने दिया था। जीवों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। पक्षी में भी सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही अंडा होता है। उसके अंडे का ही कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। जीवों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। और जीवों में सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा की होती है। कोशिका के भीतर कई सारे अंग होते हैं, जैसे केंद्रक, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सभी होते हैं। ये सभी एक झिल्ली में बंद रहता है। सभी कोशिका के अंदर ये सभी चीज होते हैं। न्यूक्लियस हुआ, केंद्रक हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्डी बॉडी हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, वैक्यूल्स हुआ, लाइसोसोम होता है, प्लास्टिड भी होता है, पौधे में होता है। ये सभी एक कोशिका झिल्ली से बंद रहता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। पहला अंग होता है कोशिका झिल्ली।
ईज होता है अर्ध पारगम्य होता है, यह कुछ ही पदार्थ को अंदर जाने देता है। जैसे रक्त का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर के आता है, जिससे प्रवेश करके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। अर्ध पारगम्य होता है, मतलब यह कुछ ही पदार्थ को अंदर आने देता है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं सभी को नियंत्रण केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। यह जो होता है 90% लगभग प्रोटीन से बना होता है और 10% में डीएनए तथा आरएनए होता है। अब अगला अंग आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका में ऊर्जा निर्माण करने का कार्य यही माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। हम लोग जो सांस लेते हैं वो फेफड़ा में आता है, वह हुआ बाह्य शोषण। और फेफड़ा में जब ऑक्सीजन पहुंचता है, उन ऑक्सीजन को रक्त के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ करके इसी माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी के 38 अणु और ग्लूकोज बनते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। इस ऊर्जा बनने की क्रिया को कहते हैं क्रेब्स चक्र। कोशिका के भीतर क्रेब्स माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और केंद्रक का खोज जो था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। इसके बाद अगला अंग होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्टकट में ER कह देते हैं। इसका हिंदी नाम होता है परद्रव्य जालिका। यह पूरे कोशिका में फैला होता है, इसीलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। यह कोशिका में जो था पूरी तरह से ऐसे ऐसे करके फैला रहता है, जो इसे चिपकने से बचाता है इस पर, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला एक प्लेन वाला भाग होता है, उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। स्मूथ वाले भाग पर कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। और दूसरा होता है खुरदरा, उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर राइबोसोम होता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम शरीर में कोशिका में सबसे छोटा अंग होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम अविकसित कोशिका में होता है। जो सूक्ष्म जीव सब में अविकसित कोशिका पाई जाती है उसमें 70S थोड़ा कम और हल्का होता है, ये उसमें पाया जाता है 70S। जो होता है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, उसमें 70S पाया जाता है राइबोसोम। एक होता है यूकैरियोटिक, जिसका पादप और जीव जंतु बना होता है, उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। अगला अंग गोल्जी बॉडी होता है। इसका खोज कैमिलो गोल्डी ने किया था। कैमिलो गोल्डी। यह कोशिका में प्रोटीन और वसा को स्टोरेज करने और परिवहन करने का कार्य करता है, जमा भी रखता है और
परिवहन भी करता है। उसके बाद अगला अंग आता है सेंट्रोसोम। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये सेंट्रोसोम ही होता है जो मरे हुए कोशिका के स्थान पर नया कोशिका बनता है। मतलब कोशिका विभाजन का काम सेंट्रोसोम ही करता है। सेंट्रोसोम का खोज बेवोरी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। बोवेरी ने किया था। जीवों में ही केवल सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। पौधों में कोशिका का विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। ये केवल जीवों में कोशिका का विभाजन करता है। अब अगला अंग आता है वैक्यूल्स या रसधौनी भी इसको कहते हैं। रसधौनी यानी रस, इसमें जल रहता है, जल जमा रहता है। ये जो होता है पौधों में बड़ा, फिर पौधों में ये बड़ा होता है और जीव जंतु में रसधौनी छोटा होता है। अब अगला अंग लाइसोसोम होता है। ये आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जब कोशिका का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो यह लाइसोसोम के भीतर एक एंजाइम होता है जो उस अंग पे छिड़क देने के बाद वो अंग मर जाता है। अगर पूरी कोशिका काम करना बंद कर देता है तो यह लाइसोसोम पूरी तरह से फट जाता है कोशिका के भीतर और पूरा कोशिका ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए कोशिका को आत्महत्या, लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और ब्लड के आरबीसी में यह लाइसोसोम नहीं होता है, जिसके कारण जब ब्लड का आरबीसी मर जाता है वो तैरते हुए ब्लड के पीलिया में चला जाता है, तब वहां जाकर के नष्ट होता है। अभी जो कोशिका को इन सभी अंगों के बारे में पढ़ाया होता है जीव के शरीर में। अब कोशिका का दो भाग ऐसा होता है जो पौधों में, केवल पौधों में पाया जाता है। पहला होता है कोशिका भित्ति, पौधों के कोशिका में कोशिका भित्ति। जीवों के शरीर या मानव के शरीर के भीतर यानी कोशिका जो होता है ये स्किन या त्वचा से ढका हुआ है, जिसे किसी तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन पौधों के पर या पेड़ पौधे के ऊपर कोई भी तरह का सुरक्षा कवच नहीं होता है, इसलिए कोशिका के ऊपर ही एक कोशिका झिल्ली जैसी रचना विकसित होती है। इसे जालीनुमा रचना विकसित होती है, इसे ही कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये पौधों की सुरक्षा, पेड़ पौधे के कोशिका को सुरक्षा देता है। इसके बाद पौधा में एक और होता है अंग, उसको कहते हैं प्लास्टिड या लवक। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, इसको कहते हैं अवर्णित लवक। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, इसे कहते हैं वर्णित लवक। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। यह कहाँ होता है? पत्ती और तना में रहता है हरित लवक। जहां जहां पौधा का जो भाग हरा है उसमें इसका मतलब है हरित लवक है। पत्ती और तना में रहता है, यह भोजन को निर्माण करता है। दूसरा भाग होता है वो अवर्णित लवक, यह भोजन को स्टोर करने का काम करता है। जब
पतझड़ के मौसम में पत्ते गिर जाते हैं तो उस समय भी पौधा जिंदा रहता है। उसको भोजन कहाँ से मिल रहा होता है? इसी अवर्णित लवक या ग्लूकोप्लास्ट में भोजन स्टोर रहता है। यह जड़ और फल में पाया जाता है, इसमें भोजन जमा रहता है। यह जड़ और फल में पाया जाता है। तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक। यह फलों में रंग डिसाइड करता है। जब कोई फल कच्चा होता है वह सामान्यतः हरा रंग का होता है। जब वह पक जाता है तो या तो लाल हो जाता है या तो पीला हो जाता है। यह फलों में रंग देता है। अब देखिए, जैसे टमाटर और लाल लाइकोपेज के टमाटर और मिर्च का रंग जो लाल होता है लाइकोपेज के कारण होता है। दूसरा देखिए, गाजर का जो रंग लाल होता है केरोटीन के कारण होता है। और एक और फल होता है बीट को और कुछ कहते हैं चुकंदर। हाँ, चुकंदर, वो बीटानोन के कारण उसका बहुत लाल अधिक हो जाता है। वो खाने में स्वादिष्ट ही होता है और बहुत फायदेमंद होता है। फलों का रंग जो पीला होता है, पीला फल, वह जेंथोफिल के कारण होता है। फलों का रंग पीला जेंथोफिल के कारण होता है। पौधों के कोशिका में सबसे बड़ा अंग ये वैक्यूल्स होता है, जिसमें जल जमा रहता है। और पौधों की कोशिका का आकार चौकोर होता है और जीव जंतु का कोशिकाओं का आकार गोल होता है।